हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके साथ में हम देखेंगे कि परऑक्सीसोम्स क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन क्या होता है। तो जो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, सेल क्या होता है, सेल का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, वो किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे ये वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको देखिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह का कंटेंट हमारा लगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस का जो शब्द है, ये पावर हाउस में ही शब्द ऑलरेडी बता रहा है पावर। पावर का मतलब क्या होता है कि एटीपी सेल्स के उसमें अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको जब हम आगे जो फर्दर आने वाले वीडियो लेक्चर्स हैं या आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें जब हम एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो एनर्जेटिक्स ऑफ सेल जब पढ़ेंगे आने वाले यूनिट में, तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी का किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है। मतलब कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई भी सेल जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो आपको क्या करेगी, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देगी। वाइल अगर दूसरी सेल्स हैं जिनमें अगर कंसंट्रेशन या फिर जिनमें नंबर या काउंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया का अगर कम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हार्ट की सेल्स जो होती हैं तो वो जो होंगी वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। मस्कुलर सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी क्योंकि उनका काम ही मूवमेंट का, वो ज़्यादा मूवमेंट करती है। तो मूवमेंट करने के लिए उनको एटीपी की जरूरत होती है और एटीपी के लिए क्या चाहिए रहेगा, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। तो हम ऐसा बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट होता है और इसके साथ में ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है किसी भी सेल के अंदर। ये वेरी करती है, दे वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, सेल टू सेल वेरी करती है। कौन सी सेल्स? वो सेल्स जो कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को शो करती हैं उनके अंदर ये वेरी करती है सेल टू सेल। अब अगर हम बात करें जैसे कि अगर इनका नंबर की बात करें तो नंबर जो होता है 50 से लेकर 2050 मतलब 2500 तक इनका वेरीज करता है नंबर। उसके बाद में अगर बात करें तो ये शेप और साइज, ये शेप और साइज दोनों के अंदर वेरी करता है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे इनका शेप और साइज की अगर बात करें तो कैसा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो 0.5 से लेकर 3 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोन जो होता है ये लॉन्ग होता है, मतलब ये इनकी लेंथ होगी। और इनकी विड्थ की अगर बात करें तो 0.1 से लेकर 0.6 माइक्रोन तक इनकी वाइडनेस होती है। ये टू मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, मतलब कि डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी का क्या काम रहता है कि जब हम किसी भी, जब ऐसा सेल होता है, ये जो होती है ना, ये सेल होती है और इसके अंदर इस तरह से के पार्टिकल्स होते हैं ये, और इस पार्टिकल्स को जो होता है, इन पार्टिकल्स को बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल्स। ये F1 F0 पार्टिकल्स जो होते हैं इनके थ्रू जो हाइड्रोजन आयन, मतलब जो हाइड्रोजन और इनके साथ में जो आयन्स होते हैं वो सब मिलके एडीपी प्लस जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन नहीं, एडीपी जो होता है और उसके साथ में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो चेंज होके आता है और वो इनके थ्रू जब पास आउट होता है तो वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिलके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनको बोलते हैं हम F1 F0 पार्टिकल्स। और अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इनके अंदर सेंट्रल कैविटी होती है, तो इस सेंट्रल कैविटी के अंदर मैट्रिक्स फिल होता है और ये मैट्रिक्स जो होता है इनके अंदर अलग अलग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि अपनी फर्दर एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और इनकी जो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जो अंदर का फ्लूइड होता है उसको। उसके बाद बात करें कि इनर फोल्डिंग्स होती हैं, अंदर की साइड इनके फोल्डिंग्स होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अंदर की जो फोल्डिंग्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सॉसेज के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, लेकिन जब आप देखोगे इनर फोल्डिंग्स जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये इनर फोल्डिंग्स कुछ इस तरह से होंगी और ये इनर फोल्डिंग्स जो होती है बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। ये इनर फोल्डिंग्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ये सरफेस एरिया को क्यों इंक्रीज करेंगी? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इनके अंदर F1 F0 पार्टिकल्स जो होते हैं ये एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब सरफेस एरिया अगर अंदर का ज्यादा होगा और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स होंगी उतने ज्यादा F1 F0 पार्टिकल्स, और जितने ज्यादा F1 F0 पार्टिकल्स उतनी उस माइटोकॉन्ड्रिया की
कैपेबिलिटी कि वो एटीपी को उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब हम बात करें कि इनका जो इनर फोल्ड्स होते हैं ये इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, अब इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं और ये जो एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन एंजाइम्स को बोलते हैं साइक्लोफोरेज। साइक्लोफोरेज एंजाइम्स को बोलते हैं हम। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स है उनका नाम है साइक्लोफोरेज। ये जो साइक्लोफोरेज होते हैं, ये साइक्लोफोरेज जो होती हैं अलग अलग एक्टिविटी के अंदर ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम जब क्लास 12th के अंदर हमने जो रेस्पिरेशन, जो क्लास 11th थी, क्लास 11th के अंदर जो हमने प्लांट चैप्टर पढ़ा था, प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट थी, उसके अंदर जो हमने 14th नंबर का चैप्टर था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसके अंदर हमने कुछ साइकिल्स पढ़ी थी। जैसे कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था। तो ये सारी की साइकिल्स जो है ना, ये सीक्वेंस में है। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद में, जो ग्लाइकोलिसिस से हमको जो पायरुविक एसिड जो मिलता है, ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है वो होती है ग्लाइकोलिसिस। और उस ग्लाइकोलिसिस से हमको जो ये जो पायरुविक एसिड मिला, ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ये ग्लाइकोलिसिस से हमको जो ये पायरुविक एसिड मिला, ये पायरुविक एसिड क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद में ये एंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। ग्लाइकोलिसिस के बाद में क्रेब्स साइकिल होती है। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल जो होती है, ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की जो रिएक्शन होती है, इनके बीच की जो लिंक होती है, ये जो मतलब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम का बनना, और फिर एसिटिल कोएंजाइम ये जो होती है वो आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाती है। तो लिंक रिएक्शन बोलते हैं, ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये जो लिंक रिएक्शन होती है, ये लिंक रिएक्शन क्या करती है कि ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड बना, उस पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करती है, और वो एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री कर जाता है। मतलब कि ये जो साइक्लोफोरेज जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स आपके क्या करते हैं, यहाँ पे भी इन्वॉल्व होते हैं कि पायरुविक एसिड जो आपके क्रेब्स साइकिल में जा रहा है एसिटिल कोएंजाइम के थ्रू, उसके अंदर साइक्लोफोरेज ये जो एंजाइम्स हैं, साइक्लोफोरेज एंजाइम नहीं है, साइक्लोफोरेज उनका नाम है, मतलब उनके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो उसको बोलते हैं साइक्लोफोरेज, है ना। ये साइक्लोफोरेज एंजाइम जो है, क्योंकि इसके अंदर पीछे एंड में एज आ रहा है, सॉरी ये एज पीछे आ रहा है, मतलब कि ये एंजाइम, ये जो साइक्लोफोरेज एंजाइम है ये आपकी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है पायरुविक एसिड को, मतलब ये क्रेब्स एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करके फिर क्रेब्स साइकिल में लेके जाता है उसको। उसके बाद ये ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है ग्लूकोज के थ्रू, और ग्लाइकोलिसिस के बाद में बनती है जो, और मतलब जिनमें हम बोलते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनके अंदर होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड के फॉर्म में ग्लाइकोलिसिस कॉमन होगी दोनों में, एरोबिक और एनारोबिक दोनों साइकिल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस कॉमन है। लेकिन एनारोबिक के अंदर क्या होगा, वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और एरोबिक साइकिल में क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड बना ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री मारता है, और क्रेब्स साइकिल के बाद में ये एक साइकिल कंटिन्यू करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक। तो यहाँ पे भी ये साइक्लोफोरेज एंजाइम होगा। उसके बाद में कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, उन फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के अंदर भी हमको ये साइक्लोफोरेज एंजाइम यूजफुल होता है। तो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद में अगर अब हम बात करते हैं कि पेरोक्सिसोम क्या होते हैं, हमने इसके लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम जो होते हैं, पेरोक्सिसोम का साइज जो होता है, ये जो साइज होता है ये स्मॉलर होता है, पर ये होते लाइसोसोम के जैसे ही हैं। इनका काम क्या होता है कि इनके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है जिनके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है उसमें ये हेल्पफुल होते हैं पेरोक्सिसोम। अब बात करते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन क्या कराता है कि जो भी सेलुलर है, सेल जो है उसके अंदर जो सेलुलर मूवमेंट होते हैं, उन सेलुलर मूवमेंट को ये कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है, और उसमें क्या करता है कि ये जो सेल का जो शेप है, सेलुलर शेप जो है, ये सेलुलर शेप को मेंटेन करके रखता है। साइटोस्केलेटन का काम यही होता है कि ये सेलुलर शेप को मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर 3 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। पहला होता है माइक्रोफिलामेंट जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दूसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि लार्जर होता है फिलामेंट में, जो फिलामेंट होता है फिलामेंट से लार्जर होता है, और ये जो फिलामेंट होते हैं ये इंटरमीडिएटेड जो फिलामेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं और टफ होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये होल जो ऑर्गेनेलीज होती है उन सभी की सभी ऑर्गेनेलीज को उनकी पोजीशन पर होल्ड करके रखते हैं। तो ये काम जो था ये था आपके साइटोस्केलेटन का। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये थोड़ा सा मतलब स्लो चल रहा है या थोड़ा सा डीप में जा रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे और भी सेमेस्टर के अदर सेमेस्टर्स के आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी काम थोड़ा अपलोडिंग में है तो और थोड़ा मतलब हम जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। कुछ आने वाली वीडियोस जो हैं उनके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो मेन फाइनल पेपर्स को जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको किस तरह से लिखना चाहिए। तो दैट वीडियो इज ऑन गोइंग, बहुत जल्दी आपको वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय।